तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें आप चार्ज को स्टडी करते हैं लेकिन वो स्टेशनरी चार्ज होता है, और यहाँ पर चार्ज किस में आता है? एक रनिंग ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बेसिकली कुछ जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं वो करते हैं। करंट, रेजिस्टेंस के मल्टी टास्क टॉपिक होते हैं इसमें। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी, बिहेवियर कैसे चेंज होगा, किन पर डिपेंड करेगा, कैसे बदलेगा, प्लस फिर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बात हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह होने के बाद में आप इसमें इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब पर बात कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ले सकते हैं। फिर इन्हीं के साथ में आप लोग किरचॉफ्स लॉ वगैरह पर बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा लाइन से अच्छे टॉपिक्स हैं, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं और मल्टीपर्पज़ क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले आज हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जो करंट है वो क्या है? वो है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ओके, तो बेटा चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में है तो सिर्फ चार्ज है, और ये चार्ज जब चलना स्टार्ट करता है, मोशन स्टार्ट करता है, ट्रांसफर स्टार्ट करता है, तो क्या बन जाता है बेटा? करंट बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज करंट? दैट शोज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, या फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शो करते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, इसमें अगर आप लोग टाइम को यूनिट अमाउंट ले लेते हैं, टाइम को आपने कैसे लिया? यूनिट वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर अगर टाइम को यूनिट वैल्यू लेंगे तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा क्या? ध्यान देना अच्छे से, करंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब बेटा जो Q है वो क्या है? टोटल चार्ज है। इसी को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग बेटे इसी फॉर्मूले इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं क्या बच्चों? बताइए। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए तो इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जब यहाँ पर आपको दे देगा बेटा कि सपोज कि छोटा सा एग्जांपल 100 ग्राम वाटर दे दिया और फिर उसमें पूछ लिया भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनके से सारे इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर दें तो बताइए कितना करंट बन जाएगा एटसेट्रा। तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ध्यान देना। सुनो, इसी सिचुएशन में अगर बेटा आपके पास चार्ज का जो फ्लो है वो टाइम के साथ चेंज हो, यहाँ पर तो फिक्स्ड है बेटा वैल्यू, लेकिन अगर टाइम के साथ चेंज हो, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी आ सकती है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ध्यान रखिएगा, इनकेस अगर टाइम के साथ चार्ज का अमाउंट बदले, रेट ऑफ फ्लो बदले, तो इस सिचुएशन में I इक्वल टू क्यू बाई टी अलाउड नहीं होगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, करंट में वेक्टर क्वांटिटी के सारे प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, इसकी यूनिट भी पर्टिकुलर होती है, मैथमेटिकल वैल्यू भी होगी, और इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहेगी प्लस टू माइनस। फिर भी हम लोग इसे क्या लेते हैं? प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वेक्टर एडिशन नहीं करता है। ध्यान रखना, करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फुलफिल नहीं करता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट है अपन, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी? ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलॉन्ग होती है।
करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलॉन्ग होती है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, करंट का जो फ्लो होता है, करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव फ्लो के अलॉन्ग और नेगेटिव फ्लो के अपोजिट होती है, याद रखेंगे। तो समस्या तो दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सुनिएगा ध्यान से। आइए बेटे कुछ और बात। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सर्किट एनालिसिस को बात करें, किरचॉफ्स लॉ, सर्किट एनालिसिस को अगर हम लोग हटाते हैं तो इस चैप्टर पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास में घूमेगा बेटा पूरा चैप्टर। ध्यान रखना, लॉजिकली पूरे चैप्टर का बेस आप पढ़ रहे हैं एक तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा डिटेल में समझना क्योंकि ज़रूरी है, आपको दिमाग में रखना। चाहे नीट बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे जेई बेस्ड क्वेश्चन आए, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन आए, थोड़ा इनमें क्या होता है कंडीशन बनेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होगा। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, एक्स में चेंज किया तो वाई में क्या इम्पैक्ट होगा, टेम्परेचर बदल दिया तो चेंज आएगा नहीं आएगा, एक्सेट्रा। ये रिलेशन वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बनते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो रेजिस्टेंस पर हम लोग बात करें। रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इट शोज ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके सामने कंडक्टर वायर शो किया था। ये कोई कंडक्टर सिलेंडर नहीं है, कोई होलो पाइप नहीं है, सिंपल एक कंडक्टर वायर है जिसको हम लोग थोड़ा सा मान लीजिए जूम करके देख रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, कंडक्टर वायर हम लोगों ने लिया था, नोटिस कीजिएगा ध्यान से अच्छे से। तो बड़ा कंडक्टर वायर है, मतलब कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। कंडक्टर मटेरियल का मतलब क्या है? इसमें जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। रीजन क्या होगा? उन्हें वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो आपको पता है कोई भी एटम वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को रिजिडली टाइटली बाउंड करता है, तो इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को? अगर बेटा किसी भी मटेरियल के एटम में वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बाउंडेड है, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स और मेजर एफर्ट्स इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलने में कैपेबल है, तो इस तरह का जो एटम होगा उससे बनने वाला जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा? कंडक्टर होगा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट, और उसके इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करके रखती है। तो क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस सिचुएशन में जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जैसे ही वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होगा, ठीक है, तो अगर एटम से फ्री हो, समझ तो गए ना, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड था, तो विदाउट एनी मेजर एफर्ट्स बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो रिमेनिंग एटम कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। ये कंडक्टर की स्टोरी है, ठीक है, कंडक्टर का बिहेवियर। तो इस वायर में एटम्स कैसे होंगे बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज। एटम्स सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये सारे एटम पॉजिटिवली चार्ज है तो इन्होंने जिन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया है वो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन आपके सामने, तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? कहीं भी मटेरियल के अंदर इंटरमीडिएट स्पेस में अवेलेबल रहेंगे। इस सिचुएशन में इन नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा? 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा बच्चों? 0। तो टेंशन नहीं रहा। इन केस यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको किसी भी तरह से कोई एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल एनर्जी, इस तरह मैकेनिकल एनर्जी, आप लोग को वाइब्रेट ही कर दिया, इस तरह वाइब्रेट कर दिया, कोई भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की, तो एनर्जी मिलते ही क्या होगा? इन नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल रैंडम मोशन स्टार्ट होगा, रैंडम मोशन, आर्बिट्री मोशन स्टार्ट होगा। तो ये नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली मूव करेंगे
फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन और चारों तरफ पॉजिटिव एटम्स है, इस तरह से है ना पॉजिटिव एटम। तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम वो सपोज बेटा उसने फर्स्ट कॉलिजन यहाँ किया, इधर चला जाए कॉलिजन करके, यहाँ चला गया, वहाँ गया, उधर गया, वहाँ गया, वहाँ गया, उधर गया, तो रेगुलर मोशन कर रहा है। नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल रैंडम मोशन रेगुलर होगा, रेगुलर, लेकिन इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मीन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, जीरो। मीन वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। मतलब ये कॉलिजन कर करके इधर से दौड़ भाग करके भी अपनी जगह बना रहेगा, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस सिचुएशन में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन का मीन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, जीरो। मीन वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो जो भी सक्सेसिव कॉलिजन है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के, इनका मीन डिस्प्लेसमेंट और मीन वेलोसिटी कितनी, जीरो है। डन, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद भी, मोशन एक्सेप्ट करने के बाद भी, उसके बाद भी अपनी पोजीशन को अप्रोच चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और पैटर्न होता है, और वो पैटर्न ये होता है, इस वायर में हम लोग कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लेते, कहीं भी इस वायर में कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लीजिए। तो जब तक आप वो सेल और बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं, तो कहीं भी आपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया ना, मान लीजिए वायर में आपने कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, पूरा वायर है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकंड राइट में मोशन कर रहे हैं, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लेफ्ट में मोशन करेंगे। तो फाइनली मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ इस तरह से भी एक्सप्लेन की जाती है। तो बात सेम है, लॉजिक सेम है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कभी अगर इस तरह भी देखें तो कंफ्यूज होता है ना, बात सेम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया था, इस वायर पर कोई भी सेल और बैटरी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। सेल और बैटरी और वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया बच्चों। हाँ जी, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पर क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो वायर के दोनों एंड्स के बीच में क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले स्विच ऑन करने पर क्या अप्लाई होगा, पोटेंशियल, क्या अप्लाई होगा ना। उसके बाद कंपैरिजन होगी, दोनों एंड्स के बीच में कंपेयर होगा, तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस वायर के थ्रू क्या बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इनके नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ, कंपेयर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बना। नेगेटिव ने क्या किया, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया और पॉजिटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट किया। तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह बना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बना। दिमाग लगा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए कहा, मैंने लेफ्ट या राइट नहीं कहा, हाई पोटेंशियल नहीं कहा, मैंने ये जानबूझकर कहा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बना, तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके इस चैप्टर में, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स बना, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बना। तो आप सोचिए, जब तक सेल और बैटरी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तब तक नेट फोर्स, मीन डिस्प्लेसमेंट, मीन वेलोसिटी सब कितना था, जीरो। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब आपने जब सेल और बैटरी अप्लाई कर दिया, तो अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, अब फोर्स बन रहा है। बात समझ आएगा, फोर्स बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को थ्रस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इलेक्ट्रॉन रन करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब रन करेगा टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, तो रन करते क्या होगा, कहाँ दौड़ रहा है ये, मटेरियल के अंदर। और मटेरियल का कौन सा फिजिकल स्टेट है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में एटम कैसे होंगे, काफ़ी कॉम्पैक्ट कंडीशन में होंगे। मान लीजिए इंटरमीडिएट स्पेस बहुत कम होगा। तो इस सिचुएशन में जैसे इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, तो उसके रास्ते में बैरियर्स बनेंगे, रेगुलर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रेगुलर डिस्टर्बेंस आएंगे।
तो सेल, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर सिस्टम क्या चाहता है? हर सिस्टम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन खुद भी फ्लो होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए मना नहीं कर रहा। क्यों, कैसे? क्योंकि आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, इलेक्ट्रॉन पहले भी फ्री था, रिजल्टेंट फोर्स 0 था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए कभी मना नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ से कोई बैरियर जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब आप सेल और बैटरी अप्लाई करेंगे और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो रास्ते में जो अदर एटम, अदर पार्टिकल्स आएंगे, वो क्या करेंगे? वो ऑब्स्टेकल जनरेट करेंगे, वो करेंगे ऑब्स्टेकल जनरेट। समझ रहे आप? और अब इस सिचुएशन में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, उन ऑब्स्टेकल्स के अमाउंट को, उनके इफेक्ट को, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो in presence of cell or battery, when negative free electron move towards high potential end, then other atoms, particles, ions generate a regular obstacle during flow of free electron. That is known as resistance. इसको हम क्या बोलते हैं ना? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पक्का? अच्छे से? डन?